हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। आज हम बात करेंगे इन स्पेस के बारे में। एक नई बॉडी जिसको बनाया गया था हाल ही में प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करने के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन में। किस प्रकार से जो निजी कंपनियां हैं या निजी क्षेत्र हैं उसकी कंपनियां भी इसरो या इसरो के इक्विपमेंट्स या उनकी टेक्नोलॉजी का सहयोग लेते हुए अंतरिक्ष में आगे आ सकती है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये क्या है, कैसे है और इसकी पूरी कहानी आज हम जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं प्राइवेट स्पेस रेस के ऊपर, आप उसे ज़रूर देखें क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में बात की गई थी स्पेस एक्स के बारे में और जो डेवलपमेंट हुई थी कि कैसे स्पेस में प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं दुनिया भर में और इंडिया कैसे पिछड़ रहा था। तब तक इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, तो उम्मीद है कि आप उसे ज़रूर देखें ताकि आप ढंग से समझ पाएँ इस पूरे सिस्टम को, ये कैसे डेवलप हो रहा है। तो देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या कवर करेंगे। आज का हमारा फोकस होगा इसरो के बारे में जानना, इनका स्ट्रक्चर समझना कोशिश करेंगे और जानेंगे अंतरिक्ष के बारे में। अंतरिक्ष जो इनके कमर्शियल आर्म है, इन स्पेस के बारे में, एनएसआईएल वो क्या बॉडीज़ हैं, इन तीनों की ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्यों अलग अलग है और क्या काम ये करती हैं, ताकि आप कन्फ्यूजन दूर हो सके। हमारा फोकस होगा जानने पर कि प्राइवेट सेक्टर में क्या फ़ायदा हो सकता है इन स्पेस जैसे बॉडी को बनाकर, और हम ये देखेंगे कि क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आगे चलकर भारत के स्पेस इंडस्ट्री के ऊपर या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर या हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। क्यों ये रेलेवेंट है हमारी यूपीएससी के लिए, तो मेंस में स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक आता है। आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ये सारे सेक्टर्स कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं इन सब में, और जैसे ही प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे तो हम जल्द ही कुछ अनाउंसमेंट सुनेंगे और जल्द ही कुछ प्राइवेट कंपनियों के बारे में सुनेंगे जो कोई ना कोई रिसर्च करेंगी इन फील्ड्स में, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती रहे। जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना ज़रूरी है। दूसरा, प्रीलिम्स में ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में है, हमसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इन स्पेस किसके अंदर काम करती है, क्या इसरो गवर्निंग बॉडी है इन स्पेस की या इन स्पेस एक गवर्निंग बॉडी है एनएसआईएल की। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि एनएसआईएल क्या है, अंतरिक्ष क्या है, क्या डिफरेंस है इन सब में, कौन क्या करता है, ताकि अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो आपसे गलती ना हो। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, आप हो सके तो पिछला वीडियो जो हमने स्पेस रेस पे बनाया था वो देख लें, क्योंकि काफ़ी कुछ इन डेप्थ बात की थी वहाँ जो इसमें नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक था स्पेस एक्स के मिशन को लेकर और कैसे नासा ने वहाँ पे उसको अपने सेक्टर को खोला प्राइवेट सेक्टर के लिए और कैसे अमेरिकन इकोनॉमी में उसका फ़ायदा पहुंचा। और अगर आप उसे देखें तो आपको ठीक उससे मिलता जुलता इंडिया का जो अनाउंसमेंट है वो पता चलेगा क्यों हुआ है और कैसे ये डेवलप कर सकती है। तो खैर कोई नहीं, अभी जो है हम देखते हैं कि इन स्पेस है क्या। इन स्पेस जो हाल में ही अनाउंस की गई थी, तो इन स्पेस एक इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। नाम से क्लियर है, एक सेंटर होगा जहाँ पे स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन को लेकर बात की जाएगी। ये स्पेस प्रमोशन मतलब अंतरिक्ष में प्राइवेट या निजी कंपनियां कैसे जाएं, कैसे डेवलप करें टेक्नोलॉजी या कैसे सहयोग कर सकती हैं, कैसे आगे आ सकती हैं, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन भारत में एक क्षेत्र था जो कि सिर्फ इसरो पे काम करता था। ये किसके अंदर काम करेगा, ये किस बॉडी के अंदर आएगा, तो आएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। ठीक है, तो ये इसरो से अलग एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जिसका नाम होगा इन स्पेस। ठीक है, याद रखिए, इसरो से अलग इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, किसके अंदर आएगी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। तो जो एपेक्स बॉडी होगी वो है स्पेस कमीशन। ठीक है, उसके अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, उसके अंदर आएगी आपकी इन स्पेस और इसरो इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। तो एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि काम कैसे करता है। देखिए, नॉर्मली इंडिया का जो सेक्टर है स्पेस का, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक प्राइम मिनिस्टर है, आमतौर पर ऐसा होता है, उनके अंदर स्पेस कमीशन आता है, स्पेस कमीशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग बॉडीज़ हैं जो अलग अलग कार्य करती हैं। जैसे इसरो स्पेस रिसर्च का काम करती हैं। एंट्रिक्स स्पेस इसरो की एक कॉमर्शियल बॉडी है जो कि लेट्स से इसरो ने कोई मिसाइल, कोई सैटेलाइट लॉन्च की है तो उसके लिए रशिया की एक सैटेलाइट लॉन्च करी, तो एंट्रिक्स एक कॉमर्शियल बॉडी है जो जाकर उनसे बात करेगा कि भाई हमें आपको सैटेलाइट लॉन्च करनी, हम करेंगे, आप हमें इतने पैसे दें तो आपका काम हो जाएगा। तो याद रखिए, ये इसकी कॉमर्शियल आर्म है। लेकिन एंट्रिक्स किसके अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की नोडल एजेंसी, मतलब जो इसे कंट्रोल करती है, एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी कौन सी है, स्पेस एजेंसी। याद रखिए, एक होती है एपेक्स बॉडी जो सबसे ऊपर होती है, एक होती है नोडल एजेंसी जो कोऑर्डिनेट करती है। नोडल एजेंसी यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है और एपेक्स बॉडी है स्पेस कमीशन। तो जब इन स्पेस पूरी तरह से खुल के सामने आएगा तो भी इसकी जो एपेक्स बॉडी है वो स्पेस कमीशन होगी। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसरो से इतर एक अलग बॉडी है। ठीक है, अब आगे क्या है वो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, जो मैंने आपको ये ऊपर डायग्राम बताया ऑर्गेनाइजेशन का, नॉर्मल चार्ट स्ट्रक्चर था, ये तब का है जब ना ही एनएसआईएल बनी थी, ना ही इन स्पेस का अनाउंसमेंट हुआ था। तो अब ये कैसे दिखती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अब होगा वो कुछ इस तरह से होगा। एक प्राइम मिनिस्टर है, उनके अंदर स्पेस कमीशन है,
उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, जिसके अंदर कई ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, जैसे पीआरएल। ठीक है, पीआरएल क्या है? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। कहाँ पर है ये? एनएआरएल, नेशनल एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी का, ये आपको पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी तो उतनी नहीं है, लेकिन जैसे पीआरएल है अहमदाबाद में, न्यू दिल्ली, कहाँ पर है बताइए? एनएसआईएल जो बन रहा है वो उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ होगा? या एंट्रिक्स जो उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ होगा? तो ये देखिए, दो जो नए पीएसयूज बने थे, इनके अलावा एक और प्राइवेट कंपनी इसके अंदर ऐड होगी, जो होगी इनस्पेस। खास बात होगी कि इनस्पेस एक रेगुलेटरी बॉडी भी होगी। रेगुलेटरी बॉडी मतलब रेगुलेट करेगी कौन सी कंपनी को परमिट दिया जाए काम करने का, कौन सी कंपनी को परमिट नहीं दिया जाए। तो ये एक अलग कंपनियों की, रिपीट करता हूँ मैं, इसरो से, लेकिन किसके अंदर आएगी? स्पेस कमीशन के अंदर। ठीक है, तो अब हमने देखा स्ट्रक्चर, उसमें फिर यहाँ इसरो आता है। इसरो के अंदर एक इसरो काउंसिल है जो इनकी जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं इन सब के ऊपर काम करता है। अब एक चीज़ जो हमें यहाँ समझनी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आखिर क्या है जो इसरो को इतना ज़रूरी बनाता है स्पेस मिशन के लिए, फिर भी हमें एक अलग बॉडी बनानी पड़ी। अब देखिए, इसरो के अंदर एक इसरो काउंसिल होगा। काउंसिल के अंदर साइंटिस्ट होंगे, जो उनकी बॉडी होगी, जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो भी होंगे वो बैठे होंगे, वो इनके मिशंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी है, लेट्स से किसी को रॉकेट बनाना है, किसी एक टेलीकॉम कंपनी को एक रॉकेट ऊपर छोड़ना है, उसके पास पैसे कम है, वो कुछ आज दे रही है लोन में, कुछ दिनों बाद देगी, कोई और टेक्निक से वो पैसे पे करना चाह रही है, तो इसरो वो काम नहीं कर सकती। ठीक है, स्पेसिफिकली उनके लिए, क्योंकि इसरो के मिशंस पहले डिफाइंड होते हैं, कोई छोटा मोटा काम वो करते नहीं। उनके लिए एक प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत थी। तो कोई प्राइवेट कंपनी अगर अंतरिक्ष में जाना चाहती थी वो नहीं जा सकती थी। लेकिन हमने देखा स्पेस एक्स हो, अमेजॉन हो, कि जो ब्लू ऑरिजिन कंपनी है, या फिर बोइंग हो, ऐसी कई प्राइवेट कंपनियां खड़ी हुई। तो अब इंडिया ने भी सोचा कि हम भी अपने प्राइवेट लोगों को मौका दें सेक्टर में, जो आगे आके रिसर्च कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। कई ऐसे स्टार्टअप्स आगे आए थे, कई ऐसी कंपनीज़ के साथ इसरो ने भी कोशिश की थी कि वो अपना जो रॉकेट का इंजन है वो डेवलप करा लें किसी से रॉकेट की बॉडी, छोटे मोटे पार्ट्स डेवलप कर ले कोई, ताकि इकोसिस्टम बन जाए। तो वो सब डिसीजन इसरो काउंसिल नहीं ले सकता, क्योंकि इनका काम तो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो इसके लिए नॉर्मली एक जो इनका कॉमर्शियल आर्म था, एंट्रिक्स और एनआईएसएल, जो कि इसरो को कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है किसी कंपनी की, किसी देश की, तो उस देश से बात करेगी, इसरो को बताएगी भाई इतने पैसे मिल रहे हैं, काम कर लो, तो कर देंगे। लेकिन मैंने बताया जैसे कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, कोई टेलीकॉम कंपनी है, उसको एक सैटेलाइट भेजनी है, वो काम तो नहीं करेगी इसरो प्राइवेटली उसके लिए। तो उसके लिए एक अलग प्राइवेट कंपनी कोई चाहे कि रॉकेट बना के भेज दे अंतरिक्ष में, उस लेट्स से किसी टेलीकॉम कंपनी के लिए, जियो को अगर कोई सैटेलाइट भेजनी है और इसरो काम नहीं कर रही है, तो क्या वो स्पेसएक्स के पास जाए सीधा? अभी तो ऐसा ही होगा, वो स्पेसएक्स के पास जाना पड़ेगा उसे, क्योंकि इसरो नहीं भेजेगी तो किसके पास जाएगा? सबसे सस्ता कौन है? तो स्पेसएक्स है। अब क्या होगा कि कोई प्राइवेट कंपनी इंडिया की कहेगी जियो को कि भाई आप हमारे साथ कर लो करार, हम आपके आगे भी सैटेलाइट भेजेंगे सस्ती दरों पे, जब आप चाहें तब। तो वो सब अब हो पाएगा, और उसके लिए एक नई बॉडी बनाई गई है जो परमिट देगी उन प्राइवेट कंपनीज को कि आप कैसे काम करेंगे, सेफ्टी रेगुलेटरी पूरी हो रही है या नहीं, आप कैसे काम करेंगे, आप किस इसरो के किस रिसोर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब रेगुलेट करेगी। तो वो बॉडी होगी इन स्पेस। तो हमने समझा इन स्पेस क्या होती है। ठीक है, तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन स्पेस की का स्ट्रक्चर क्या होगा। इन स्पेस का खुद का एक चेयरमैन होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट बॉडी, रिपीट कर रहा हूँ मैं, 3 से 4 डायरेक्टरेट होंगे जिनका अलग अलग जॉब होगा। एक टेक्निकल जॉब, किसी का लीगल, सिक्योरिटी या सेफ्टी डोमेन होगा। बहुत महत्वपूर्ण है लीगैलिटी, सिक्योरिटी और सेफ्टी, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई अगर आप सेटेलाइट छोड़ रहे हैं तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू होता है, वो ब्लास्ट ना हो जाए। उसकी लीगैलिटी होती है कि कौन, अगर कुछ ब्लास्ट हुआ, कौन इंश्योरेंस भरेगा, क्या टेक्निकल डिटेल है, कितना काम इसरो करेगी, इसरो का रिसोर्स यूज़ करें तो आप कितनी फीस देंगे, या कितना कुछ फ्री में दिया जाएगा। तो इन सब के अलग अलग डायरेक्टरेट होंगे। इन स्पेस का हेडक्वार्टर्स कहाँ होगा? वो होगा बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलुरु ये सब कहते हैं। इनका फोकस होगा किस चीज़ पे? कि छोटे मोटे जो इसरो के काम वो करें। जैसे अगर लेट्स से इसरो का आज एक मंगलयान भेजा, ठीक है, फिर मंगलयान दोबारा जाएगा, शुक्रयान जाएगा, या फिर चंद्रयान 3 आएगा, या फिर कोई भी स्पेस मिशन आ रहा है, या आदित्य L1 का मिशन है, तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस पर काम इसरो करिए, वो छोटे मोटे इक्के दुक्के काम है। जो लेट्स से कोई लॉन्च व्हीकल का कुछ इक्विपमेंट बनाना है, वो सारा इक्विपमेंट पहले इसरो बाहर से मंगाती थी। जो काम, हर काम तो खुद कर नहीं सकती ना वो। अगर इसरो को एक रॉकेट लॉन्च करना है तो उसके हर कंपोनेंट को तो नहीं बनाएगी वो। ठीक है, एक रॉकेट में कई सारे कंपोनेंट लगते हैं, एक तार लगी, कुछ मशीनें लगी, तो वो छोटे छोटे इक्विपमेंट कोई जर्मनी से आता है, कोई यूएसए से आता है, वो सब कंपनीज यहाँ की खुद की बना पाएंगी। वो कंपनी मिलके फिर एक स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट विंग बना पाएंगी और खुद का भी काम कर पाएंगी। ये काम करेगा इन स्पेस। तो इन स्पेस एक और परमिट देगा इनको, जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन को लेकर। अभी तक हमें पता है इनसेट 2A, 2B, 2C ये सारे काम इसरो करती आई थी। अब एक ही कंपनी आपके अंतरिक्ष के मिशन भेज रही है अलग अलग प्लैनेट्स पे, वही काम कर रही है अर्थ ऑब्जर्वेशन का भी, वही आपका IRNSS जैसे आपका जो सैटेलाइट है वो भेज रही है। तो काफ़ी सारे काम थे, इनको स्पेशलाइज तरीके से करने के लिए, जल्दी जल्दी करने के लिए ज़रूरत थी कि प्राइवेट सेक्टर भी आ गए जहाँ एक्सपर्टीज़ है उनके पास। कोई कंपनी अगर AI में एक्सपर्ट है,
ठीक है। तो वो कंपनी अब सीधा सर्विस नहीं दे सकती थी इसरो को, अब वो कंपनी किसी एक और प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर एक स्पेस एक्सप्लोरेशन की बॉडी बना सकती है कंपनी। तो ये सब होगा किसके थ्रू, इन स्पेस के थ्रू। तो हमने समझा इन स्पेस की वैल्यू, प्राइवेट प्लेयर्स आके कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कर पाएंगे, इसके अंदर अलग अलग एकेडमी और इंडस्ट्री के लोग होंगे, ठीक है। अब लेट से कोई एक किसी प्राइवेट कंपनी का बंदा है जिसने एआई में काम किया है, किसी ने रोबोटिक्स पे काम किया है, किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, वो सभी मिल के बैठेंगे और बोर्ड पे और बताएंगे कि भाई आप ऐसा करो, ठीक है। तो कोई प्राइवेट कंपनी का कोलैबोरेट कर सकती है। एक सरकारी कंपनी कई काम नहीं कर सकती जो प्राइवेट कंपनीज कर सकती हैं। यही सबको दर्शाता है इन स्पेस, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सिंपल सा। पहले बीएसएनएल इकलौती कंपनी थी एमटीएनएल जो टेलीकॉम सेक्टर में थी, ठीक है। आज हम जानते हैं जब से वो प्राइवेटाइज हुआ तो प्राइवेट कंपनी से कहीं आगे निकल गई, ठीक है। तो वो एक तरीका है कि अगर लेट्स से आप अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स पे इनको मौका दें प्राइवेट कंपनीज को आने का, और इसरो स्पेसिफिकली प्लैनेट्स पे जाने का काम करे, या अंतरिक्ष में इंडिया के जैसे अभी शक्ति मिशन हुआ था, ठीक है, सैटेलाइट गिराने का जो कैपेसिटी दिखाई थी, उन सब पे काम करे जो ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है या रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है। इक्के दुक्के काम जो कॉमर्शियल काम है ताकि पैसे कमाए जा सके वो ये कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी जो सेक्टर है वहाँ पे इंडिया बहुत पिछड़ रहा है शेयर में, पैसे कमाने में। इन सब में स्पेस एक्स और अलग अलग प्राइवेट कंपनियां, वन वेब जैसी कंपनियां आगे निकल चुकी हैं। तो देखिए जैसे ये एक फ्यूचर ऑफ एक्सप्लोरेशन था नासा का, कैसे हुआ था कि पहले सरकारी कंपनियां भेज दी थी, कॉमर्शियल पार्टनर्स बनाए उन्होंने कि भाई, उसके बाद ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन हुआ, लोग जाने लग गए। तो अभी हम दूसरे स्टेज में हैं या ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहा है, तो गगनयान जाएगा तो इसरो भेजेगा वो गगनयान जिसके अंदर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। लेकिन आगे जो एक्सप्लोरेशन होगी, जब हम रोबोट्स भेजेंगे कहीं कहीं पर अपने इक्विपमेंट्स भेजेंगे, तो उनके लिए रोबोटिक्स में अलग अलग कंपनियां काम कर रही हैं। वो काम तो इसरो नहीं कर रही। तो रोबोटिक्स में कोई कंपनी अगर बहुत आगे है, कोई कंपनी एआई में बहुत आगे है, कोई कंपनी नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वो सारी कंपनियां मिलकर एक साथ समन्वय नहीं कर सकती एक सरकारी कंपनी के साथ। कई समस्याएं होती है इसके साथ, ब्यूरोक्रेसी का समस्या, परमिट नहीं मिल रहा है। तो कई ऐसी कंपनियां मिलकर एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी बना सकती हैं, या फिर कोई एक बड़ी कंपनी अपने कई ऐसे छोटे छोटे हिस्से खोल सकती है जो कि इसरो टाइम, समय और पैसे तीनों के कारण नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जैसे फ्यूचर होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन का, उस हिसाब से हमें भी अडॉप्ट करना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर, साइंटिस्ट, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ ये सब मिलकर काम करें। तो अब देखते हैं, हमने देखा कि इनस्पेस क्या करता है, इनकी क्या समस्या है, क्या करना चाह रहा है इनस्पेस। अब देखते हैं एक और चीज़ जो बीच में आई थी, एनएसआईएल, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो हाल में एक और बॉडी बनी थी। अब एनएसआईएल क्या है? एनएसआईएल क्या करती है हमें पता है। पहले ही इसरो की एक कॉमर्शियल कंपनी थी एंट्रिक्स, कॉमर्शियल आर्म, मतलब जो एंट्रिक्स किसी लोगों से जाके बात करती थी कि भाई आपको सैटेलाइट छोड़नी है, इसरो आपकी सैटेलाइट पहुंचा देगा, पैसे में दे दो, ठीक है। इसरो का काम है अपना रिसर्च करना, सैटेलाइट छोड़ना, इसके लिए बिजनेस ढूंढ के एंट्रिक्स लाएगा। तो ये इंटरनेशनल बॉडीज़ के पास ज़्यादा था। लेकिन इंडिया में खुद को भी डोमेस्टिकली काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ ज़रूरत है, छोटे सेक्टर्स पे, कम लिमिट्स पे, स्मॉल सैटेलाइट हो गया, कोई व्हीकल के लिए कोई कोऑर्डिनेशन की सैटेलाइट, कुछ भी चीज़ों की डिमांड है, उस पर एंट्रिक्स फोकस नहीं कर पाती थी। तो उसके लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाई गई, जो कि फोकस करेगी इसरो जो सुविधाएं दे सकता है उसके ऊपर, कि भाई चलो कोई इंडियन कंपनी है, ठीक है, लेट्स से टाटा की कोई एक ऑटोनोमस व्हीकल आ रही है, उससे कुछ स्पेसिफिक सैटेलाइट भेजना है, ठीक है, या तो वो एनएसआईएल के पास जाएगी, एनएसआईएल उसको कहेगी ठीक है आप इतने पैसे तो आपका काम हो जाएगा, तो एनएसआईएल ऐसे काम करेगी। तो एक फ़र्क है एनएसआईएल, एंट्रिक्स और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड में। क्या फ़र्क है? एनएसआईएल क्या करेगी, एनएसआईएल मतलब एनएसआईएल एंट्रिक्स में क्या फ़र्क है कि एनएसआईएल क्या करेगी, एनएसआईएल डोमेस्टिकली ज़्यादा फोकस करेगी, एंट्रिक्स बाहर ज़्यादा फोकस करेगा, और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो अलग काम करेंगे, वो होंगी किसके अंदर, इन स्पेस के अंदर। तो आई होप समझ रहे हैं कि आप अगर कोई इसरो का मिशन है जिसमें इसरो को पैसे कमाने हैं, कोई सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो के मिशन के थ्रू, तो उसके लिए जो इनकी तरफ से बात करेगा उस कंपनी से जाके, वो होगी या तो एंट्रिक्स या फिर एनएसआईएल। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी खुद का सेटअप खड़ा करके अपना काम करना चाहती है जो बिल्कुल अलग होगी, तो वो होगी इन स्पेस के थ्रू। इन स्पेस उनको रेगुलेट करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है। तो ये हम समझ गए, होपफुली आप समझ गए होंगे। ये आपकी एनएसआईएल का काम ही है कि इंडिया की जो स्पेस पावर कैपेसिटी है इसको बढ़ाना, कॉमर्शियली फ़ायदा उठाना, R&D का जो रिसर्च डेवलपमेंट इसरो कर रही है। तो अब भाई इसकी ज़रूरत क्या है हमें, ये भी समझने वाली बात है। ज़रूरत इसलिए है कि अभी जो ग्लोबल स्पेस मार्केट है वो लगभग $350 बिलियन का है, और इंडिया का शेयर सिर्फ 3% है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसरो के पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है। इसरो एक गवर्नमेंट बॉडी है, वो एक कॉमर्शियल बॉडी नहीं है। इसकी कॉमर्शियल आर्म ज़रूर है एंट्रिक्स, लेकिन एंट्रिक्स भी उस हद तक काम नहीं कर पा रही थी।
तो स्पेस एक्स या बोइंग या ब्लू ऑरिजिन या वनवेब जैसी कंपनी इनको पछाड़ा रही थी। जिन जिन कंपनी का मैंने नाम लिया इनके बारे में डिटेल में पिछले वीडियो में कवर किया था, आप एक और ज़रूर देखें। तो इंडिया का शेयर कम है, ठीक है, तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अब अगर इसरो हर काम तो नहीं कर सकती, तो जो छोटे मोटे काम उनके लिए प्राइवेट सेक्टर काम करेगा। तो ये जो बड़ा मार्केट है $350 बिलियन का, अगर इसका 20% शेयर भी इंडिया में आता है तो इंडिया की इकोनॉमी पे एक मल्टीप्लाई इफेक्ट होगा। मल्टीप्लाई इफेक्ट होता है कि लेट्स से एक स्पेस कंपनी खुली जिसने एक मिशन लॉन्च किया, उसको देख देख के कई और कंपनियां खुलेंगी जो वीसी हैं, ठीक है, फंडिंग आएगी मार्केट में। वीसी मतलब बताइए क्या होता है? वेंचर कैपिटल, ठीक है। लोग पैसे लगाते हैं, कंपनी खड़ी होती है, एक को देख के दो, दो को देख के तीन, ऐसी ढेर सारी कंपनी स्टार्ट हो जाती हैं, एक सिस्टम बन जाता है। तो इन स्पेस एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, इस हिसाब से एक मौका देगा लोगों की भाई आओ, आप जुड़ो, आप भी काम करो, आप भी पैसे कमाओ, हम रिसोर्सेज दे रहे हैं जहाँ तक हम दे सकते हैं, आप उस पर डेवलपमेंट करो, जिस एरिया में आपकी एक्सपर्टीज़ है वहाँ आप काम करो और आप आगे ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल इसरो की एक लॉन्च व्हीकल है या इसरो का एक लैब है। इसरो का लैब हरदम इसरो डेली तो लॉन्च करता नहीं, उसका लॉन्च पैड खाली पड़ा रहता है। तो वहाँ क्या कर सकते हैं? तो वहाँ जैसे नासा ने अपना लॉन्च पैड दिया किसको, स्पेस एक्स को या बोइंग को, तो ऐसे ही इसरो किसी प्राइवेट कंपनी को दे सकती है कुछ समय के लिए कि आप आइए रिसर्च करिए और जो होगा देखेंगे, मिल बांट के काम करते हैं, अपना स्पेस बेस्ड एक्टिविटी आप भी बढ़ाइए। जैसे इंडिया ने हाल ही में जो एक टीम इंडस नाम की प्राइवेट कंपनी थी, जो गूगल का एक मिशन था कि जो मून लैंडर मिशन एक कॉम्पिटिशन था उसके तहत काम कर रही थी, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम टीम इंडस में जुड़े हैं, वो कंपनी भी खड़ी है। फिर स्काई रूट नाम की एक कंपनी है जो छोटे मोटे रॉकेट बनाती है। ध्रुवा स्पेस कंपनी है जो एक और स्टार्टअप है। तो कई स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं इंस्पिरेशन लेके, किससे? तो स्पेस एक्स से। तो अगर कोई इंडियन कंपनी भी इतना बड़ा काम करेगी तो इंडिया के खुद के कितने कंपनीज खड़ी होंगी उनसे इंस्पिरेशन लेकर। तो ये सब चीज़ें हैं जो इन स्पेस इसको बढ़ावा देने के लिए। अब देखिए जो अभी स्पेस कंपनी का ब्रेकडाउन है कुछ इस तरह का है कि 20% जो रेशियो सेटेलाइट लॉन्च का है, 13% जो है वो स्मॉल सेटेलाइट इंटरनेट का है। अब सेटेलाइट इंटरनेट में स्टार लिंक हुआ या वन वेब का लिंकिंग वेबसाइट से, तो इस तरह से डीप माइनिंग हुआ, टूरिज्म हुआ, इन सब को लेके काफ़ी स्पेस है। तो आप देखिए कई सारी स्पेस कंपनियां हैं जैसे आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, और स्पेस टैक्सीज हुई, स्पेस टूरिज्म हुआ, जो काम इसरो नहीं करना चाहता क्योंकि इसरो वो काम करने के लिए है ही नहीं। तो उन सब एरियाज में प्राइवेट कंपनीज आगे बढ़ सकती हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस एरिया में बात कर रहा हूँ। अब इंडिया के कुछ मेन कंपनी जैसे टीम इंडस हो गई, ठीक है, ध्रुव स्पेस हो गई, बेलाट्रिक्स हो गई, इन सब ने कोई एक रॉकेट कंपनी है, कोई लॉन्च व्हीकल की कंपनी है, कोई छोटे मोटे सैटेलाइट्स पे काम कर रही है। तो इन सब को मौका मिलेगा इसरो के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करने का, इसरो के भी जो लैब्स उनमें आके कोऑर्डिनेट करने का, खुद की एक्सपर्टीज़ भी शेयर करने का, ठीक है। तो ये सब एक सिस्टम बनाएगा जिससे फ़ायदा पहुंचेगा उनको भी और इसरो को भी, और इंडिया की इकोनॉमी डेवलप होगी। अब देखते हैं कि भाई इनकी इतनी आवश्यकता पड़ी क्यों? क्योंकि स्पेस रिसोर्स का डेवलपमेंट हो। आप लेट से कुछ आपका हिस्सा है एरिया जहाँ इसरो काम कर रही है, लेट से 10 जगह उसने कुछ अपने फैक्ट्रीज बना रखे हैं, कुछ लॉन्च व्हीकल्स हैं, कुछ हैं, 3 जगह काम हो रहा है, 4 जगह खाली पड़ी है, उसको लेकर किसी प्राइवेट कंपनी कुछ दिन आके वहाँ काम कर दे, इसरो को कुछ पैसे दे दे बाद में जब उनका लॉन्च सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो इसरो को भी कमाई हो गई, इंडिया में कंपनी भी खड़ी हो गई, तो स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो अगर कोई कंपनी खड़ी होती है प्राइवेट तो वो और साइंटिस्टों को रोज़गार देगी, साइंटिस्टों को पैसे मिलेंगे तो लोग और ज़्यादा साइंस की फील्ड में आएंगे, स्टेम में रिसर्च बढ़ेगा, ठीक है। स्पेस बेस्ड इकोनॉमी जैसे हमें पता $350 बिलियन की है, जो बढ़ के $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी 20 साल के बाद। तो ये सब आगे बढ़ रहा है, सब आगे हो रहा है। तो जो डेवलपमेंट होगी इन सब के लिए ज़रूरी है कि इंडिया आज पहला मूव उठाए। उसी प्रकार से तो मैंने आपको फिर क्लियर किया, NSIL क्या है, मार्केटिंग आर्म है इसरो की। एंट्रिक्स क्या है, वो भी मार्केटिंग आर्म है, वो इसरो के मिशंस को मार्केट करती है कि भाई इसरो ये काम कर दिया, पैसे दो, ये काम आपका इसरो कर देगी। इन स्पेस जो है वो रेगुलेटरी बॉडी होगी, फैसिलिटेटर होगी प्राइवेट सेक्टर के लिए, वो खुद से आके स्पेस लॉन्च या व्हीकल पे काम करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों ज़रूरत है इसके लिए, तो स्पेस का जो केक है एक बड़ा सा, उसे खाने की ज़रूरत है। सब चाहते हैं कि $300 बिलियन का एक जो सेक्टर है जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आगे आ रही हैं, इससे पहले कि वो पूरी तरह कब्जा कर ले मार्केट पे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है इंडिया का, वो चाहता है कि इंडिया की कंपनीज भी आगे आएँ, फ़ायदा उठाएं इसरो ने जो डेवलपमेंट की उस एरिया में। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है अपने स्पेस प्रोग्राम्स को। तो ज़रूरत है कि जहाँ गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया, आगे बढ़ी है, तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर भी उसका फ़ायदा उठा पाए और फुट होल्ड ले पाए और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर पाए इन लॉन्ग टर्म। एक और ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि टेक्निकल एज और एक्सपर्टीज़, जिसकी मैंने बात करी थी,
ठीक है। जो मैंने आपको तो ही बताया, रोबोटिक्स हो या टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हो, ये सब एक कंपनी नहीं करती, एक बॉडी सब कुछ नहीं कर सकती। इसलिए इसरो को ज़रूरत था डिसेंट्रलाइज करने का, जो अब कोशिश की जा रही है प्राइवेट सेक्टर को साथ मिलाकर, ठीक है। तो क्रॉस सेक्टोरल इंटर मिनिस्टेरियल कोलेबोरेशन की ज़रूरत है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। इसका मतलब ये बहुत अच्छा टर्म है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, क्रॉस सेक्टोरल इंटर मिनिस्टेरियल कोलेबोरेशंस, मतलब कई सेक्टर के कई मिनिस्ट्रीज़ के लोगों को साथ एकजुट कर आना पड़ेगा। रोबोटिक्स हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो, साइंस हो, माइनिंग हो, स्पेस माइनिंग की बात आती है, टूरिज्म हो, तो हर सेक्टर के लोग साथ आएंगे तब ये डेवलपमेंट ज़्यादा हो पाएगी। तो देखते हैं कि जो बजट है इंडिया का काफ़ी कम है, अराउंड 0.06% ही रहता है, तो बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। बजट बढ़ेगा तो बाकी कंपनीज भी इन्वेस्ट करेंगी और डेवलपमेंट ज़्यादा हो पाएगी स्पेस सेक्टर की। तो ये था हमारा बेसिकली आज का जो अभी तक हमने पढ़ा। अब देखते हैं कि आपको कितना क्लटर में तो नहीं है। मुझे बताइए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्या है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसके अंदर आता है, स्पेस कमीशन क्या है, ठीक है। इसरो, क्या NSIL इसरो के अंदर काम करती है, क्या इनस्पेस इसरो के अंदर काम करेगी, या इसरो इनस्पेस के अंदर काम करेगी। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये एक इंडिविजुअल बॉडी होगी इसरो से अलग, इनस्पेस, ठीक है। एंट्रिक्स और NSIL इसकी कॉमर्शियल आर्म है। ये दोनों बॉडी क्या है, कॉमर्शियल आर्म है किसकी, इसरो की। जबकि इनस्पेस जो है वो एक अलग बॉडी होगी जो इंडिपेंडेंट होगी इसरो से। ये रेगुलेटर और फैसिलिटेटर का काम करेगी। अभी पूरी डिटेल्स का हमें पता नहीं है, जैसे डेवलपमेंट होगी हम आपको और बताएंगे। तो ये था बेसिक आइडिया। अब क्या ज़रूरत है इसके लिए, क्या इतना जो हुआ वही काफ़ी है? देखिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमें ज़रूरत है और ज़्यादा कोलैबोरेशन की, इम्प्लीमेंटेशन की जल्द से जल्द, क्योंकि बाकी देश की कंपनियां बहुत तेज़ी से आगे निकल रही हैं, चाहे वो कैनेडियन कंपनी हो, चाइनीज़ हो या अमेरिकन हो। हमें ज़रूरत है कि जो रिसोर्सेज का पूल है, ठीक है, 10-20 कंपनियां जो अलग अलग सेक्टर की हैं, साथ आके जल्दी डेवलपमेंट कर पाएँ, वो जल्दी आएँ और इससे पहले कि हम पीछे पछड़ जाएँ वहाँ पर आके काम करें, फंडिंग मिले, उनको रिस्क का कवरेज मिले। समस्याएँ क्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ रिस्क नहीं लेना चाहते लोग। स्पेसएक्स से कई रॉकेट ब्लास्ट हुए, कई पैसे डूबे उन लोगों कंपनीज़ के। ऐसा रिस्क इंडिया में लोग लेना चाहते नहीं, वो लेना बहुत ज़रूरी है स्पेस मिशंस के लिए। VC फंडिंग की कमी है, कंपनीज़ को फंड नहीं मिलता प्राइवेट स्पेस कंपनीज़ को, क्योंकि कल्चर नहीं है। सरकार ने आज तक खोला ही नहीं वो मार्केट, तो किसी को दिख ही नहीं रहा था, तो लोग पैसे क्यों लगाएं। तो ये सब कारण है कि इसकी वजह से स्पेस में एक्सप्लोरेशन का कल्चर नहीं था। लेकिन अब काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, यहाँ तक कि टाटा ने भी दिलचस्पी दिखाई है, L&T ने भी बात करी थी। तो ऐसी कई कंपनियां सामने आ रही हैं जो दिखा रही हैं दिलचस्पी, इसीलिए इन स्पेस को बनाया गया है और हो सकता है इंडिया के एक नए रेल्म की शुरुआत होगी। तो हमें उम्मीद है कि ये ऐसा हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। मुझे बताइए कुछ प्राइवेट कंपनीज का नाम स्पेस में इंडिया का जो आपको याद हो। NSIL और इन स्पेस में क्या फ़र्क है, हमें स्पेस को प्राइवेटाइज करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, स्पेस एक्सप्लोरेशन को स्पेसिफिकली, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, आप लिख के देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि इन द चेंजिंग ग्लोबल स्पेस मार्केट द स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन प्राइवेट सेक्टर टू गेन एडवांटेज ओवर अदर कंट्रीज डिस्कस। जो मार्केट चेंज हो रहा है स्पेस का, उसमें एक छोटा सा विंडो है अपॉर्चुनिटी का, कुछ समय के लिए ही आप फ़ायदा उठा सकते हैं उसका। वो क्या है और कैसे इंडिया उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर डिस्कस करें। तो आप इस पर लिखिए आंसर और हमारी वेबसाइट पर इसको पेश कर सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।